अंबिकापुर ठेकेदार अशोक अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की दबिश। जशपुर जनपद सीईओ वीरेंद्र ठाकुर के ठिकानों पर ईडी की दबिश। कोरबा पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल के करीबी जेपी अग्रवाल के ठिकानों पर ईडी की दबिश। कोरिया जनपद सीईओ राधेश्याम मिर्जा के ठिकानों पर ईडी की दबिश। बालोद पूर्व मंत्री अनिला भेड़िया के सहयोगी पीयूष सोनी के ठिकानों पर ईडी की दबिश। ईडी के छापे की एक दिन की ही ये 5 तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि भ्रष्टाचार को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। तभी तो विधानसभा चुनाव संपन्न होने के करीब 3 माह बाद भी भ्रष्टाचार के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। दरअसल ये 5 कार्रवाई राज्य में हुए डीएमएफ घोटाले से जुड़ी हुई है। पूरे मामले में ईडी ने निलंबित आईएएस अधिकारी पूर्व कलेक्टर रानू साहू को मुख्य अभियुक्त बनाया है और बीते जनवरी माह 27 तारीख को ईडी के पत्र पर ही राज्य की एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 100 से अधिक लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, जिस पर भी सियासत तेज है। इन तमाम सियासी वार प्रतिवार के बीच भाजपा ने सीधे शब्दों में कह दिया कि कांग्रेस के पाप का घड़ा है, फूटते फूटेगा और इसकी जद में आने वाला कोई नहीं बचेगा। 5 वर्षों में ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने 50 साल जितना भ्रष्टाचार कर दिया है। हर दिन नए भ्रष्टाचार की खबर आती है। अब फिर से ये मालूम पड़ा है कि डीएमएफ फंड को लेकर के जांच शुरू हुई है। उसको लेकर के कई पुख्ता प्रमाण सामने आ रहे हैं और ये वही भ्रष्टाचार है जिसके खिलाफ आवाज कांग्रेस के तब के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी ने उठाई थी और उन्हें अपना अध्यक्ष पद भी गंवाना पड़ा था। आज ईडी ने फिर 5 जगह पे छापेमारी की है। कांग्रेस के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का घड़ा इतना गहरा है कि फूटते फूटते समय लगेगा। जयसिंह अग्रवाल जो कांग्रेस के ही मंत्री थे, उन्होंने अपने तात्कालिक कलेक्टर रानू साहू के ऊपर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगाए थे, परंतु तात्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उस पर संज्ञान लेने के बजाय उन्हें पुरस्कृत करते हुए बड़ा जिला दे दिया गया था। कांग्रेस के शासनकाल में विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार हुए हैं। धीरे धीरे इनकी परतें खुलते जा रही है और लोगों के ऊपर लगातार कार्रवाई हो रही है। डीएमएफ घोटाले को लेकर पिछली कांग्रेस की सरकार पर आरोप यह लगा कि सामान्य परिस्थितियों में 40% और विशेष परिस्थितियों में 60 से 70% तक कमीशन का खेल खेला जाता था। और हैरानी की बात यह है कि आरोप लगाने वाला कोई और नहीं बल्कि तत्कालीन मंत्री जयसिंह अग्रवाल और तत्कालीन पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ही थे। इनके आरोप के बाद ही मामला फूटा था और कोरबा कलेक्टर रानू साहू मुख्य अभियुक्त के रूप में अब तक जेल में हैं। इन सब के बीच बात सियासत की करें तो कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने 2 टूक कहा कि ये सियासी रेड है, विधानसभा चुनाव से पहले भी देखने को मिली थी और अब लोकसभा चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। ईडी की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा की चुनाव की तैयारियों का एक हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जब पूरी तरीके से हारने की कगार पे होती है तब वह ईडी आईटी का दुरुपयोग करती है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। विधानसभा चुनाव के पहले छत्तीसगढ़ में तमाम जगह ईडी और आईटी की कार्रवाई की गई थी। लोकसभा के पहले भी जो एक छापेमारी की गई है भारतीय जनता पार्टी की चुनावी तैयारी का एक हिस्सा है। डीएमएफ घोटाले को लेकर जारी ईडी की छापेमारी के बीच सियासी गलियारों में यह सवाल उठने लगे हैं कि डीएमएफ पर ईडी भारी, अब किसकी बारी। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएसटीवी, छत्तीसगढ़। नमस्कार, जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ की सियासत में ईडी की सियासत फिर से गरमाने लगी है। फिर से इसलिए क्योंकि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाई ने कह सकते हैं कि सरकार को पलट के रख दिया। यूं कहा जाए कि तात्कालिक सरकार को नाके चने चबाने के लिए ईडी ने मजबूर कर दिया था। इतने घोटालों की जांच, इतने मामलों की जांच ईडी ने की कि पूरे जो राजनीतिक परिदृश्य में केवल ईडी दिखाई पड़ा। फिर आज एक दिन में 5 स्थानों पर ईडी ने दबिश दे दी। दरअसल पूरा मामला डीएमएफ से जुड़ा हुआ है। डीएमएफ के घोटाले को लेकर ईडी ने आज अंबिकापुर, जशपुर, कोरबा, कोरिया और बालोद जिले के डोंडी लोहारा में दबिश देकर लगातार कार्रवाई ईडी की जारी है। आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। 3 बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। पहले मेहमानों का तारुफ आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से शिवचंद्र सुंदरानी जी हैं, आप वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके। सुंदरानी जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता है, वरिष्ठ नेता है। सुरेंद्र जी, आपका स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक और डीएमएफ मामलों के
खास जानकार उचित शर्मा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ है। उचित जी, आपका स्वागत है। उचित जी, आज डिबेट की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूं। डीएमएफ में 40% सामान्य परिस्थिति में आरोप, विशेष परिस्थिति में 70% तक आरोप का सिलसिला तो जो ग्राफ था वो बढ़ गया था। अब पिछले 1.5 सालों से जांच चल रही है। एसीबीओडब्ल्यू ने मामला दर्ज कर लिया 27 जनवरी 2024 को। आज ईडी ने 5-5 जगह पे एक साथ छापेमार कार्रवाई कर दी। 2 स्थानों को उल्लेख करना चाहूंगा, कोरबा और बालोद। कोरबा में पूर्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, जिन्होंने सबसे पहले इस मामले को लेके तात्कालिक सरकार को पत्र लिखा था, उनके करीबी जो है उनके यहाँ पे जेपी अग्रवाल, उनके ठिकानों पे दबिश दे दी गई। और ठीक डोंडी लोहारा में, मतलब बालोद जिले में अनिला भेड़िया जो पूर्व मंत्री है, उनके सहयोगी पीयूष सोनी के यहाँ दबिश दे दी गई। कैसे देखते हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए डॉक्टर साहब, डीएमएफ को लेके काफी बड़ी चीजें, काफी बड़े स्कैंडल तो हुए हैं। लगभग मैं कहूंगा कि हर साल 300 करोड़ की तो केवल और केवल कृषि विभाग में इसकी सप्लाई हुई है। हर साल डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट जितनी भी है हमारे से, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, बलौदा, रायगढ़, कोरबा, चांपा, जांजगीर, ये जितनी भी डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ अफरात लूट हुई है डीएमएफ के नाम पे। हकीकत ये है कि डीएमएफ के जो मूल उद्देश्य, जो बुनियादी चीजें हैं, जो कलेक्टरों को करनी चाहिए, जो समिति बनी है इसके लेके उसको करनी चाहिए, वो करते नहीं है। ड्रिंकिंग वाटर को लेके है, शिक्षा को लेके है, आपकी महिला बाल के संरक्षण को लेके है, आपकी तमाम एक्चुअली जीवन शैली को बढ़ाने के लिए जो कार्य होने चाहिए उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। केवल वाकई कमीशन का खेला था। और मैं इसमें इस सरकार में, पिछली सरकार में ये काफी जोरों से चला है। लेकिन मैं किसी एक विभाग का नहीं है डॉक्टर अवधेश, ये ऐसी एक हवन कुंड में सब विभागों ने अपनी अपनी आहुति दी है। और हर कलेक्टरों ने, ज्यादातर जो डीएमएफ के कलेक्टर थे, डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट के जो कलेक्टर है, हर कलेक्टरों ने अपनी आहुति, हर विभाग की अपनी अपनी आहुति डाली। और इस हवन कुंड से जो ताप निकला है उससे इन्होंने अपनी आर्थिक हस्ती बढ़ाई है। और इस जो हुआ है खेल, लगभग 1200-1300 करोड़ के आसपास पर एनम जो होता है वो इन 7-8 डिस्ट्रिक्ट से ही हो जाता है। क्योंकि इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है, लोग कमीशन का खेल है, लोग जो जीवन शैली को उठाने के काम की बजाय जो ऐसी खरीदी कर डालते हैं कि ज्यादा से मोटा कमीशन हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही कहा कि 1200-1300 करोड़ पर एनम का खेल आपने यहाँ पे बताया। मैं इसलिए शुरुआत में कह दिया था कि आप उचित शर्मा है, डीएमएफ मामलों के बेहद जानकार है। मैंने आपका परिचय इसीलिए इसी लिहाज से कराया था। अब मैं सियासत के गलियारे में आ जाता हूँ। सुरेंद्र जी से मेरा दूसरा सवाल। सुरेंद्र जी, क्यों इतनी हलचल मची हुई है अगर ईडी एक साथ 5-5 जगह पे कार्रवाई करती है तो? अवधेश जी, असलियत यही है कि मोदी शाह के अधिनायकवाद में अब ये स्पष्ट संदेश देना चाह रहे हैं कि ओम माथुर, मनसुख मंडाविया जो विधानसभा में आए और उसके पहले पिछले 3.5 साल से जो ईटी आईटी जो छत्तीसगढ़ में काम कर रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से भी नहीं संभल पाएगा। तो ईडी और आईटी को जो है ना, वो अलग से ज्यादा समय देना पड़ेगा और ज्यादा कार्रवाई भी करनी पड़ेगी। ये साफ संदेश है भारतीय जनता पार्टी। ये बताए, देखिए उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये कह रहे थे 1200-1300 करोड़ का हर साल का है। तो व्यवस्था में क्या परिवर्तन हुआ है? 3 महीना हो रहे हैं लगभग सरकार को आए। 300 करोड़ में क्या परिवर्तन पिछले सरकार के दौरान रही? और मूल बात, केंद्रीय एक्ट के तहत ये एक ट्रस्ट होता है, एक फाउंडेशन होता है, गैर लाभकारी निकाय के रूप में इसको संचालित किया जाता है। और 2015 से 18 तक आप भी इस बात के गवाह हैं कि जो तय हेड है, जो तय मद है, उसके खिलाफ जाके कटोरा तालाब का सौंदर्यीकरण इसी एडी में, रायपुर की बात कर रहा हूँ, राजधानी की मैं, जिस तरह से वातानुकूलित ऑडिटोरियम बनाया गया, जिस तरह से ऑक्सीजोन बनाया गया, क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जो दंतेवाड़ा में आज जो ईमानदारी का चोला ओढ़ के जो बैठे हैं वित्त मंत्री जी, दंतेवाड़ा में विज्ञापनों में फूके गए, ये किसी से छुपा है? यदि केंद्रीय एजेंसी जांच कर रही है तो पूरे मामले के 15 से लेकर अभी तक का जांच करा ले। और हमारी सरकार जाने के बाद पिछले 3 महीने में जो हो रहे हैं, क्या परिवर्तन आया है? ठीक है, जवाब ले लेता हूं। सुरेंद्र जी, सुंदरानी जी वरिष्ठ नेता है, विधायक रह चुके हैं। सुंदरानी जी, 2 सवाल। ईडी के कार्यशैली पे, चुनाव से पहले एक्टिव होने पे सवाल उठ रहा है कि विधानसभा में आप लोगों ने तात्कालिक सरकार को इतना परेशान किया कि उनकी सरकार चली गई। अब लोकसभा चुनाव में, चुनाव से पहले बीजेपी इन एजेंसियों का इस्तेमाल करके राजनीतिक तौर पे दबाव बनाने की कोशिश कर रही है, एक। और दूसरा गंभीर सवाल ये जो सुरेंद्र जी ने उठाया कि पिछले 3 माह में ईडी के पूरे कार्यप्रणाली पे, माफ कीजिएगा, डीएमएफ के कार्यप्रणाली पे क्या कुछ बदलाव आपने किया है? 2 सवाल।
देखिए डॉक्टर साहब, ये जिस प्रकार से ईडी के ऊपर कह रहे हैं कि ईडी के दबाव के कारण कांग्रेस की सरकार चली गई, मतलब कांग्रेस की सरकार ने जनता का विश्वास नहीं बनाए रखा था ना। जनता का विश्वास सरकार के प्रति नहीं था। इन्होंने कोई जनता के काम नहीं किए, 36 वादे किए, 6 पूरे नहीं किए। तो निश्चित रूप से सरकार जानी थी अब ये अपने आप को संतुष्ट करने की ईडी के कारण गई, इनकम टैक्स के कारण गई। लेकिन आप देखिए, डीएमएफ की बात करें या शराब घोटाले की बात करें या कोयला घोटाले की बात करें, ये सारे मामलों में ईडी जांच करी और लगातार प्रकरण भी बन रहे हैं, बड़ी तादाद में पैसा भी जब्त हो रहा है। डीएमएफ के मामले में जिस प्रकार से आज कार्रवाई हुई है, निश्चित रूप से कार्रवाई बहुत पहले होनी चाहिए थी। लगातार हम लोग इस बात को उठा रहे थे। 5 साल में इन्होंने कोई विभाग तो छोड़ाओ, चावल तक, गरीबों का चावल तक खा गए ये लोग, चावल में घोटाला कर दिए। ये घोटालों की सरकार है। निश्चित रूप से डीएमएफ के फंड भी इन्होंने बड़ा दुरुपयोग किया। उचित शर्मा जी ने बहुत सही कहा कि जिस प्रकार से घोटाला, डीएमएफ के पैसे का दुरुपयोग हुआ है, निश्चित रूप से वो सामने आ रही हैं बातें। बिल्कुल उचित जी, मैं आप ही का रुख कर लेता हूं। मैं बिल्कुल राजनीतिक सवाल के साथ आपके पास नहीं आऊंगा क्योंकि आप डीएमएफ मामले के जानकार हैं। विशेष परिस्थितियों में 70% तक कमीशन, काम क्या हुआ धरातल पे? काम होते नहीं अवधेश जी। क्या है कि जिस मशीन की कीमत 25,000 है, जब सरकार उसको 125,000 में, 1,25,000 में खरीदने को तैयार है, तो 70% के लोग कमीशन देंगे। ऐसे कार्य जिसमें 70% कमीशन है, वो कार्य हकीकत में होते नहीं है, वो कागजों में होते हैं और हवा में चले जाते हैं, जमीन में न पहुंच पाते हैं। ये इन कार्यों में दिए। सवाल ये है कि जिन चीजों की ये वस्तु, तो मतलब 100% मान लिया जाए। हाँ, आप मान के चलिए कि ये खरीदी 30% जो है वो 70% कमीशन देना है। 100%, अगर कागजों में हो गया तो 100% मान लेते हैं। वो कागजों में हुए कार्य है। सवाल ये उठता है कि मैं एक बात से तो सहमत हूँ, जो पिछली बार बोलने में चूक गया था, कि जो वर्मा जी कह रहे हैं उस बात से सहमत हूँ कि ये सतत प्रक्रिया है। भाजपा काल में भी होती थी, कांग्रेस काल में भी होती है, और अभी भी स्टॉप की बटन यहाँ मुझे दिख नहीं रही है। और ये चीजें ऐसा नहीं है। हाँ, ये हो सकता है, कम ज्यादा हो सकती है कि भाई पिछली बार जब रमन सरकार के वक्त ये मेगाबाइट में थी, तो भूपेश सरकार के वक्त ये टेराबाइट में हो गई है। ये हो सकता है, लेकिन ये कहना कहीं नहीं उचित होगा कि भाजपा सरकार में था ही नहीं, बड़े जम के था। डीएमएफ की लूट जो है वो पहले भी थी। डीएमएफ का मैं कहूंगा कि एटीएम है, जो सत्ता आने के साथ सबसे पहले एटीएम कार्ड मिल जाता है कि जाइए और 8-10 डिस्ट्रिक्ट जो डीएमएफ की है उसको लूटिए। हकीकत में हर व्यक्ति ने इसको लूटा है। किसी ने अधिकारी बन के, किसी ने नेता बन के, किसी ने प्रभारी मंत्री बन के, किसी ने न्यास का सदस्य बन के। जिसने भी देखा है कि ये ऐसा लगता है कि लूट की मशीन है डीएमएफ। डीएमएफ से मतलब उसकी कोई, क्योंकि वन मंत्रालय से जुड़ा है, कृषि से जुड़ा है, महिला बाल विकास से जुड़ा है, जल विभाग से जुड़ा है, जल संसाधन से जुड़ा है, पीडब्ल्यूडी से जुड़ा है, शिक्षा से जुड़ा है, चिकित्सा से जुड़ा है। ये मामला पूरे पावर विभाग से जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें हर विभाग की अपनी अपनी खरीदी। बिल्कुल, जब आप बेस पे जाओ तो किसी के टेंडर बेहद गंभीर बात उचित जी आपने कहा। डॉक्टर अवधेश, इसके किसी व्यक्ति के टेंडर नहीं निकले, जिस खरीदी हुई है उसके टेंडर ही नहीं हुए। तो खरीदी आपने कैसे कर ली? बड़ा सवाल यही है जमाने से। ठीक है, बेहद गंभीर, कि आप एग्रीमेंट बेहद गंभीर आपने बात कही कि ये सिलसिला कोई आज का नहीं, ये सिलसिला सालों से चला आ रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि फिलहाल स्टॉप बटन दिखाई पड़ नहीं रहा है। मैं सुरेंद्र जी के पास जाऊंगा। सुरेंद्र जी, इतनी भ्रष्टाचार हुई, इतनी लूट हुई, मान लेते हैं सो कॉल्ड इतनी लूट हुई, अब जांच हो रही है। अगर 2015 से 18 तक लूट हुई थी तो ये सवाल तो वास्तविक एक लाजमी तौर पे आता है कि आपकी सरकार ने क्यों उस पे जांच नहीं कराई, और अब जब जांच हो रही है तो आप लोग इसे राजनीतिक षड्यंत्र क्यों करार दे रहे हैं? अवधेश जी, 2018 में हमारी सरकार आई, दिसंबर के महीने में। 2019 में जांच में यह पाया गया कि बस्तर के डीएमएफ फंड में कई जिलों में अधिकारियों के घरों में स्विमिंग पूल बने, 2-2 मंजिल की बिल्डिंग में 4-4 लिफ्ट लगाए गए थे, जिसमें अधिकारियों से रिकवरी हुई थी। उसके बाद देखिए, ये छत्तीसगढ़ में 33 जिले हैं, 146 ब्लॉक हैं। आज जो ये कार्रवाई चिन्हित करके इनके द्वारा जो प्रचारित किया जा रहा है, 2 तो इसमें जनपद सीओ हैं, जसपुर और कोरिया के। 146 ब्लॉक में क्या 144 ब्लॉक में ये सारी चीजें नहीं हुई थी? जो 33 जिले हैं उसमें रायगढ़, कोरबा का नाम आ रहा है, बाकी जगह क्या? मूल बात
केंद्र सरकार में मोदी सरकार आने के बाद में मोदी सरकार ने हमारी सरकार आने के बाद में किस तरह से दुर्भावनापूर्वक इस पूरे प्रकरण में कमीशन खोरी की नीयत से यह परिवर्तन किया, इसका उदाहरण है 2021 में। आपको याद होगा अवधेश जी कि हमारे लोकतंत्र का जो सिस्टम है, जो विधायिका हमेशा कार्यपालिका से ऊपर होती थी, उसमें यह संशोधन करके जो ये जो ट्रस्ट फाउंडेशन में जो सीईओ बनाए वो जिला कलेक्टर को बनाए। मतलब निर्वाचित सांसद, विधायक और मंत्री जो हैं वो कलेक्टर के नीचे में काम करेंगे, क्योंकि मोदी सरकार को कमीशन चाहिए। वो हर जिले से, बाकी जिलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिस बात से उचित शर्मा जी ने अभी कहा कि वर्तमान में जो 3 महीने की सरकार है उसमें कितना कमीशन प्रदेश की सरकार को मिला और 2021 के बाद से कितना कमीशन मोदी सरकार को मिला, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में उजागर हुआ है जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके, और जो 300 से ऊपर की कंपनियां जिस पर आईटी और ईडी की रेड के बाद में भाजपा को चंदा देने के बाद में उनको राहत मिली है, यह भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को प्रमाणित करता है। तमाम देश में तमाम उदाहरण, 300 से ज्यादा ऐसे प्रकरण हैं जिसमें ईडी और आईटी कार्रवाई करती है, उसके बाद ये उद्योगपति और पूंजीपति भाजपा को चंदा देते हैं और उसके बाद में उनको राहत दी जाती है। तो ये तो प्रयोग है या संयोग, ये बताएं। सुरेंद्र जी मैं लौटूंगा, मैं सुंदरानी जी का रुख कर लेता। सुंदरानी जी, कांग्रेस की सरकार ने अच्छी नीयत से संशोधन कर दिया, माफ कीजिएगा, लूट की नीयत से केंद्र की सरकार ने संशोधन कर दिया, जनप्रतिनिधि से ऊपर अधिकारियों को बैठा दिया गया। सबसे पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये कि 146 ब्लॉक में केवल 2 ब्लॉक के जनपद सीओ पे छापामार कार्रवाई की गई है, सुरेंद्र जी कह रहे हैं। डॉक्टर अवधेश जी, अभी 2 पे हुई है ना, आप इंतजार करिए, सारे लोग आएंगे, कोई नहीं बचेगा इस भ्रष्टाचार की चपेट से। कहीं कोई किसी को नहीं बचने दिया जाएगा। जितने लोगों ने भ्रष्टाचार किया है ना डीएमएफ फंड में, उन सारे के ऊपर बड़ी से बड़ी कार्रवाई होगी और हम अंतिम बिंदु पे पहुंचेंगे। जहां से ये भ्रष्टाचार की शुरुआत हुई वहां तक जाएंगे, चाहे वो मंत्री हो या विभागीय मंत्री हो, कोई नहीं बचने वाला इस जांच। सवाल सुंदरानी जी, सवाल यही है, सुरेंद्र जी यही कह रहे हैं कि आप अगर जांच करा रहे, अच्छी बात है, ईडी जांच कर रही है, वो कहाँ कह रहे हैं अच्छी बात है सुरेश वर्मा जी? वो कह रहे हैं 144 सीईओ से क्या चंदा मिल गया भाजपा को, जो इनका चरित्र है पूरे देश में, जिन पर कार्रवाई होती है वो भाजपा को चंदा देके बरी हो जाते हैं, चाहे अशोक चौहान हो, अजित पवार हो, जिसके पर आरोप लगा वो भाजपा में शामिल है। सारे दागी, सारे भ्रष्टाचारी भाजपा। एक बार सुंदरानी जी को कंप्लीट करने दीजिए। सुंदरानी जी, सवाल ये उठ रहा है कि आप अगर जांच करा रहे हैं तो 2015 से करा लीजिए, क्यों 18 से 23 के बीच में? देखिए, ईडी अपना काम कर रही है, आवश्यकता समझेगी 2015 से भी कराएगी। शिकायतें कहाँ हैं? ये क्यों नहीं 5 साल की कांग्रेस की सरकार ने एक भी प्रकरण क्यों नहीं बनाया, क्यों नहीं जांच की? 6-6, 7-7 तो एसआईटी बना के बैठे थे, एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कटघरे में खड़ा कर पाए क्या? ये आज किस मुंह से 2015 की बात करते हैं, 2012 की बात करते हैं, 2010 की बात करते हैं? क्योंकि इन्होंने किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता को कटघरे में नहीं खड़ा कर पाए, चाहे इन्होंने कितने प्रयास कर लिए, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का मामला भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार में उजागर नहीं कर पाए। ठीक है, मैं उचित जी का रुख कर लेता हूं। उचित जी, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तो चलता रहेगा, आपकी नजर से समाधान क्या है इसका? अगर 1200-1300 करोड़ का एक टेंटेटिव फिगर सामने आता है कि पर एनम ये लूट हो रही है, तो जनता का पैसा है, जनता के उपयोग के लिए पैसा है, इसका समाधान क्या दिखाई पड़ता है आपको? इसमें सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी बहुत आवश्यक है डॉक्टर साहब। ट्रांसपेरेंसी के बगैर इसके कोई कार्य होने नहीं चाहिए। आप देखिए, आप कलेक्टर को दे, जनप्रतिनिधि को दे, इसकी पावर जिसको भी दे, आप एक समिति भी बना दे तो भी एक लूट होती है। इसका सवाल यह है कि ट्रांसपेरेंसी से कोई काम नहीं हो रहा है, ये एक सबसे बड़ी गुड़ बात है। लोगों की समस्या, जो उस एरिया की समस्याएं को जो हमको जांचना, परखना, रिकॉग्नाइज करना है कि मूल समस्या क्या है। वह मूल समस्या पानी की है, आप कृषि यंत्र बांट रहे हैं। वहां मूल समस्या शिक्षा की है, आप बीज बांट रहे हैं। वहां मूल समस्या लोगों के महिला उत्थान की है, आप वहां कपड़े बांट रहे हैं। ये डीएमएफ के कार्य है, तो आपको रिकॉग्नाइज करना है कि प्रॉब्लम क्या है, उस क्षेत्र को देखना। आप डीएमएफ का पैसा आप लगा रहे हैं दूसरी जगह ले दे के, वो शांत हुआ कि डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम है, जिस एरिया से फंड है उस एरिया में लगाना है, 70% 30% जमा करना है। लेकिन ये सब ट्रांसपेरेंसी में नहीं होता, इसकी आड़ में भी ऐसे कार्य कर लिए जाते हैं
कि जो लंबे वक्त तक हमको काम कर सके, हमको वहां काम करने की दरकार है। थोड़ा सा वक्त दीजिएगा डॉक्टर साहब। जो एक्चुअली बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है कि जो लंबे समय में एनजीओ के काम चलते हैं, शिक्षा की गुणवत्ता को लेके, पानी का लेवल बढ़ाने से लेके, हेल्थ इश्यूज को लेके, कम्युनिटी हेल्थ को लेके कि ऐसी बीमारी है क्यों उस एरिया में, तो उन पे सब पे लंबे कार्य होते हैं और 1 महीने में रिजल्ट नहीं आते। इसके 2 साल लगते, 3 साल लगते। इसमें कोई गंभीरता से काम नहीं करता। बिल्कुल सही। ये वही कार्य करते हैं जिसमें तुरंत से मशीन खरीदो, कमीशन लो और कलेक्टर अपने ट्रांसफर कराओ और निकल जाओ। क्योंकि ये काम के लिए एनजीओ जब काम करेंगे, लोग काम करेंगे, तो इसके रिजल्ट आएंगे 2 साल में, 3 साल में। इसका क्रेडिट कोई और लेके चला जाएगा। तो हकीकत में ये खरीदी के लिए फंड बना हुआ है, जीवन उत्थान के लिए नहीं। इस और बड़ी गंभीरता के साथ सरकारों को सोचना पड़ेगा। कोई भी सरकार हो, मैं नहीं कहता कि वर्तमान सरकार ईमानदारी से काम कर रही है, करेगी, या इनकी मंशा को लेकर कोई सवाल है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूँ कि देखिए, हमको कि माननी बदले हैं, मंसूबे की गारंटी नहीं ले रहा हूँ मैं कि मंसूबे भी बदल गए होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बदलने की चाहत और ठीक है। मैं लौटूंगा उचित जी। सुरेन जी हाथ उठा रहे, सुरेन जी कुछ बोलना चाह रहे। मैं सुरेन जी आप अपनी बातें रख लीजिएगा। एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं। जयसिंह अग्रवाल तात्कालिक मंत्री, मोहन मरकाम तात्कालिक पीसीसी चीफ, इन दोनों ने ही अगर कहा जाए इस पूरे मामले का भांडाफोड़ किया था, क्या अतिशयोक्ति है? भारतीय जनता पार्टी तो अवधेश जी आज जयसिंह अग्रवाल पर उंगली उठा रहे हैं। आज जो कार्रवाई हुई उसको लेके उसको कटघरे पे खड़े कर रहे हैं। मूल बात यह है कि आज जो 5 कार्रवाई है, भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए इसमें से कौन कांग्रेस के किस पद पर है। मूल बात देखिए, जो डीएमएफ का गठन होता है वो खनन और उद्योग प्रभावित क्षेत्र के जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल डेवलपमेंट और पर्यावरण जैसे विषय में खर्चा होना चाहिए। केंद्रीय फंड है, केंद्र के सरकार के द्वारा ऑडिट होता है और केंद्रीय विभाग जो है नोडल एजेंसी के तौर पर काम करती है। 11 में से 9 सांसद थे भाजपा के। यदि भ्रष्टाचार था तो किसी भाजपा के सांसद ने केंद्रीय सदन में आवाज उठाई? उस समय यह जांच नहीं कर रहे थे। मूल बात, भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र को पूरा करने के लिए ईडी जो है वो अमल कर रही है भाजपा के इशारे पर। तो भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए ईडी के माध्यम से कार्रवाई करवा रही है। इस जांच का कोई हश्र नहीं होगा। ये चुनाव के बाद आप भी देखिएगा, ये केवल भटका रहे हैं, लोगों का ध्यान भटका रहे हैं मोदी सरकार की नाकामियों से जनता का ध्यान भटकाने। जो इनके वादे थे, महंगाई, बेरोजगारी और तमाम। सुंदरानी जी का रुख कर। सुंदरानी जी, क्या वास्तविकता में इस पूरे जांच, पूरी कार्रवाई के पीछे राजनीतिक मंशा है या धरातल पे आप लोग कुछ बेहतर करना चाह रहे हैं? डॉक्टर अवधेश जी, हम निश्चित रूप से बेहतर करना चाहते हैं। हम छत्तीसगढ़ की दशा को सुधारना चाहते हैं। 5 साल में जो कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया उसको पटरी पे लाना चाहते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था को सुधारना चाहते हैं। यहाँ के संसाधनों का दोहन करके छत्तीसगढ़ को एक मजबूत राज्य बनाना चाहते हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 5 साल में जितना कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है, उस भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए हमको थोड़ा वक्त लगेगा। चलिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन सालों साल से चली आ रही डीएमएफ की इस परंपरा पे और कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त ही तय करेगा। लेकिन आज फिलहाल इतना ही। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। सुंदरानी जी आपका शुक्रिया, सुरेन जी आपका शुक्रिया, उचित जी आपका भी शुक्रिया। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।